आज हम जानेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ। डीएनए जीन्स हर सेल में प्रेजेंट है, ठीक है, बट उनसे जो प्रोटीन बनना है यानी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे फिनोटिपिकली, वो कैसे कंट्रोल होता है। हर सेल के अंदर सारे के सारे जीन्स तो नहीं अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते ना। हमारी बॉडी के अलग अलग लोकेशन पे जो सेल्स हैं उनमें अलग अलग टाइप ऑफ प्रोटीन बनता है एज पर रिक्वायरमेंट। बॉडी को जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारे माउथ के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो क्या बनता है, सलाइवरी अमाइलेज। थायराइड ग्लैंड के अंदर कौन सा हार्मोन बनता है, थायरोक्सिन, वो भी प्रोटीन है ना। तो जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ वो चीज़ बने, नहीं तो सारा दिन डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन ही बनते रहेंगे और वो यूज़ नहीं होंगे तो वेस्ट, सबस्ट्रेट वेस्ट, उनको बनाने में एनर्जी वेस्ट, और वो सारी एनर्जी तो हमारी बॉडी को देनी पड़ेगी ना। तो इसलिए हमारे को हमारे सिस्टम में रेगुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। ठीक है, इट इज़ ए ब्रॉड टर्म, वेरियस लेवल पे अलग अलग पॉइंट पे रेगुलेशन होती है। कैसे होता है कंट्रोलिंग, कि कब कौन सा प्रोटीन बने, कहाँ बने, डिपेंड करता है बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी कहाँ पर है, किस कंडीशन में है। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर रेगुलेशन 4 लेवल्स पर पॉसिबल है। ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर, यानी डीएनए से आरएनए ना बने, ट्रांसक्रिप्शन ना हो। सेकंड हो सकता है कि आरएनए तो बन गया बट उसका प्रोसेसिंग नहीं हो, यानी नॉन फंक्शनल आरएनए बना, स्प्लाइसिंग नहीं होगी जब तक उसके अंदर से इंट्रॉन्स रिमूव नहीं होंगे, वो इनएक्टिव कंडीशन में ही रहे। थर्ड, अगर आरएनए प्रॉपर बन भी गया, फंक्शनल भी हो गया, बट उसको न्यूक्लियस से बाहर ना आने दें, जब तक वो साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा, राइबोसोम से नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं बनेंगे। एंड लास्ट है कि अगर आरएनए बाहर आ गया है तो ट्रांसलेशन को कैसे रोका जाए। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग लेवल पर ये रेगुलेशन होता है यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही होता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस तो है नहीं। आरएनए बनते ही ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें बेस्ट है कि आरएनए ही ना बने, ट्रांसक्रिप्शन ही ना हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो समझने के लिए, हमको यहाँ पर ई कोलाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, ई कोलाई के अंदर एक एंजाइम बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसका काम है लैक्टोज को डाइजेस्ट करना, कन्वर्ट करना इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। और बॉडी बैक्टीरिया की ये काम क्यों कर रही है, क्योंकि उसको गैलेक्टोज और ग्लूकोज उसका एनर्जी सोर्स है, यानी बाहर से उसको लैक्टोज मिला, बैक्टीरिया ने लैक्टोज अपनी बॉडी में लिया, उसका डाइजेस्टिव एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज डाइजेस्ट करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, जिसको फिर बैक्टीरिया एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर लैक्टोज नहीं है या बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो लैक्टोज को डाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उस केस में डाइजेस्टिव एंजाइम यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस नहीं होगी। जब ज़रूरत है तभी बनेगा, जैसे हमारे बॉडी में भी होता है ना, हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम बनेंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से जीन्स एक्सप्रेस होंगे ये डिपेंड करता है उनके मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजी और एनवायरमेंटल कंडीशंस पे। ठीक है, अब ये प्रोसेस अब बड़े होने के बाद होता है, नहीं, स्टार्टिंग से ही, इवन एम्ब्रियो के लेवल पे ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जाइगोट सिंगल सेल, उसके अंदर माइटोसिस स्टार्ट हुई, मोरूला बना, ब्लास्टुला बना, ग्रुप ऑफ सेल्स बन गए, उसके बाद वो धीरे धीरे टिश्यू बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट होना शुरू कर रहे हैं। सेम सेल्स थे सारे, लेकिन उनमें से कुछ आइज़ बन गए, उनमें से कुछ से हैंड्स बन गए, कुछ से बॉडी का और पार्ट बन गए। तो कैसे, क्योंकि उसमें वो चेंजेस, वो डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे आ रहे हैं, जीन रेगुलेशन हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, चलिए प्रोकैरियोट्स में
हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही जीन एक्सप्रेशन होता है, कंट्रोल हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन पे ही रोक लेते हैं कि भी आरएनए नहीं बने, कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज अगर अपना काम ना कर पाए तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। तो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए याद है हमने कहा था इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, सिग्मा फैक्टर्स। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको हेल्प कर रहे हैं कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो जो उसको हेल्प कर रहे हैं वो एक्टिवेटर्स हैं, और जो उसको काम करने से रोक रहे हैं वो रिप्रेसर्स हैं, ठीक है। और पूरा एक सिस्टम होता है वहाँ पर, ठीक है। एक रीजन होता है, ऑपरेटिंग यूनिट का रीजन, ऑपरेटर, वो भी हेल्प करता है कि उस एरिया में अगर कोई चीज़ ब्लॉक कर दे तो प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। ऑपरेटर रीजन है कहाँ पर? इट इज़ प्रेजेंट एडजेसेंट टू द प्रोमोटर, ठीक है। प्रोमोटर के एकदम साथ। प्रोमोटर रीजन क्या था? जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, ठीक है। तो उसी के पास ऑपरेटर रीजन है जो ये देखता है बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो वो पॉलीमरेज को बाइंड करने देगा, अपनी मूवमेंट करने देगा, और बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोटीन की तो वो ये प्रोसेस को आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं ये जो ऑपरेटर यूनिट वाले सिस्टम होते हैं इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं ऑपरोन, ठीक है। तो ये इकोलाई को लैक्टोज चाहिए, इसका यूज़ के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं लैक ऑपरोन, ठीक है। तो अब हम लैक ऑपरोन को समझेंगे। लैक ऑपरोन की स्टडी से आपको ये सिस्टम पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लैक ऑपरोन के बारे में किस किस ने देखो बताया था? फ्रांसिस जैकब एंड जैक मोनाइट ने, ठीक है। लैक मतलब क्या है? लैक्टोज, लैक्टोज की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। उन्होंने देखा कि डीएनए के अंदर लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए 3 एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो मेन है ही, उसके हेल्पर्स भी 2 और एंजाइम्स होते हैं, वो सब एक ही आरएनए पे प्रेजेंट हैं। हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो एंजाइम्स मिलकर एक काम करते हैं वो मेनली एक ही आरएनए पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन होती है, याद है ना, सिस्ट्रॉन पढ़ा था। एक स्ट्रक्चरल यूनिट या जीन को हम सिस्ट्रॉन कहते हैं, और एक आरएनए में एक से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो सिंगल होगा तो मोनो, ज़्यादा होंगे तो पॉलीसिस्ट्रोनिक, ठीक है। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन है यहाँ पे भी लैक ऑपरोन के अंदर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। लैक ऑपरोन के अलावा और भी ऑपरोन्स हैं, नाम आपको ये बताए हुए हैं एग्जाम्पल। लैक ऑपरोन के अलावा अगर आपसे नाम पूछें तो आप ये नाम बताओगे। फिलहाल हम लैक ऑपरोन को स्टडी करेंगे। लैक ऑपरोन के अंदर सबसे पहले तो एक जीन प्रेजेंट होता है, आई जीन, ठीक है। उसके बाद 3 स्ट्रक्चरल जीन्स और प्रेजेंट होते हैं, जेड जीन, वाई जीन एंड ए जीन, ठीक है। आई जीन का काम क्या है? इट कोड्स फॉर द रिप्रेसर मॉलिक्यूल के लिए कोड करता है, यानी आई जीन से जो प्रोटीन बनता है उसे बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। जेड जीन से क्या बनता है? जेड जीन कोड करता है फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जिसका काम है हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लैक्टोज को कन्वर्ट करना इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। वाई जीन कोड करता है परमिएस एंजाइम, जिसका काम होता है टू इंक्रीज द परमिएबिलिटी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज सेल्स में इजीली जा सके उसका ध्यान देना। और तीसरा है ए जीन, जो कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज, ये एसिटाइल बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड बनाने के लिए। या आप इतना याद रख लीजिए कि डाइजेस्टिव लैक्टोज के डाइजेशन के लिए ये तीनों एंजाइम मिलके काम करते हैं, ठीक है। ऑल द 3 जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, ठीक है। अब बॉडी में जब लैक्टोज हो तो ये बनने चाहिए, बॉडी में लैक्टोज नहीं है तो इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारा सिस्टम इनका कैसे काम होता है ये देखते हैं। ये देखिए पिक्चर से आप समझेंगे इसको, ठीक है। ये सबसे ऊपर क्या दिखाया है? दिस इज डीएनए,
किसका डीएनए? ये इकोलाई का, ठीक है। इकोलाई के डीएनए का पार्ट है जिसके अंदर ये एंजाइम का जीन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ये पी क्या है? प्रोमोटर रीजन। प्रोमोटर रीजन के बाद आ गया आई जीन, इसके बाद फिर एक और प्रोमोटर रीजन है और आगे आपके पास जेड जीन है, वाई जीन है, ए जीन है, ठीक है। सेकंड प्रोमोटर और बाकी जो जेड जीन है इसके बीच में एक और रीजन है जिसका नाम क्या है? ओ, मतलब ऑपरेटर रीजन, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर बाइंड करता है और आगे मूव करेगा, आरएनए बनाएगा, ठीक है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन हुआ। इस प्रोमोटर पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया वो आगे मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है। ऑपरेटर उसको आगे जाने नहीं दे रहा। ऑपरेटर रीजन पर एक प्रोटीन बैठा हुआ है, उस प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। वो रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ से आया? ये आई जीन से बना, यहाँ पर देखो ये, ठीक है। यानी आई जीन से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना और उससे फिर ट्रांसलेशन हुआ, रिप्रेसर बना। रिप्रेसर जाकर बैठ गया ऑपरेटर रीजन पर और उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब वो आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने नहीं दे रहा, ठीक है। जब तक आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जाएगा आगे का आरएनए नहीं बनेगा। यानी जेड, वाई और ए जीन्स डीएनए में तो प्रेजेंट हैं लेकिन उनका आगे आरएनए नहीं बन रहा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा। और जब आरएनए नहीं बना तो उससे नेक्स्ट यानी कि प्रोटीन कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट नहीं हो पा रहा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं है तो ऑब्वियसली ट्रांसलेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है। रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग, ठीक। ये कंडीशन कब है? जब बॉडी के अंदर लैक्टोज नहीं है। अब लैक्टोज नहीं है तो उसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो वो एंजाइम्स नहीं बन रहे, ठीक है। अब देखते हैं जब लैक्टोज है बॉडी में, इकोलाई ने बाहर से लैक्टोज कंज्यूम कर लिया, उसकी बॉडी में लैक्टोज आ गया, सेल्स में लैक्टोज आ गया। अब सेल्स को लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, ठीक है। जैसे ही बॉडी में लैक्टोज आता है, जो इंड्यूसर लिखा है, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज, ये लैक्टोज मॉलिक्यूल क्या करता है? रिप्रेसर प्रोटीन को अपने पास अट्रैक्ट करता है। रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज के साथ जाके अटैच हो जाता है और जो उसका ओरिजिनल काम था ऑपरेटर यूनिट के पास जाके बैठना, अब वो नहीं बैठ रहा, यानी रास्ता साफ। अब यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव कर पाएगा और इन जेड, वाई और ए जीन वाला आरएनए बन जाएगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो अब ट्रांसलेशन भी हो जाएगा और तीनों जो हमारे प्रोटीन थे, एंजाइम्स थे, वो बन जाएंगे, ठीक है। अब ये एंजाइम्स बने और इनका काम क्या था? लैक्टोज को डाइजेस्ट करना। तो धीरे धीरे ये तीनों एंजाइम मिलके लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगे और जैसे ही लैक्टोज ख़त्म हुआ, डाइजेस्ट कर दिया ना इन्होंने, लैक्टोज नहीं बचा, तो ये रिप्रेसर फिर अकेला, फिर इसको अपना काम याद आया और ये भाग के वापस कहाँ चला जाएगा? ऑपरेटर पर। यानी फिर ये वाली सिचुएशन आ गई, ये ऑपरेटर पे आ जाएगा, ऑपरेटर पे आते ही ये रास्ता ब्लॉक कर देगा, यानी अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे ये बनने बंद हो जाएंगे और बॉडी को इनकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि लैक्टोज ख़त्म हो गया, ठीक है। अब लैक्टोज एंजाइम बनने या ना बने इसको स्टार्ट करवा रहा है ना, इसीलिए लैक्टोज को बोलते हैं इंड्यूसर, ठीक है। तो ये पहला पिक्चर जो है हमारा, पहली कंडीशन शो कर रहा है जब लैक्टोज नहीं है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर के एब्सेंस में क्या हो रहा है? रिप्रेसन प्रोटीन बन रहा है और वो जाके ऑपरेटर पे बाइंड हो गया, आगे का प्रोसेस होने
नहीं दे रहा। और जब इंड्यूसर प्रेजेंट है यानी लैक्टोज प्रेजेंट है, ये सेकंड कंडीशन है, तब क्या हो रहा है, तब डाइजेस्टिव एंजाइम्स बन रहे हैं क्योंकि ऑपरेटर रीजन पर रिप्रेसर नहीं पहुंच रहा। रिप्रेसर कहाँ चला गया, रिप्रेसर इंड्यूसर के साथ अटैच हो गया और इंड्यूसर के साथ रिप्रेसर अटैच होने से वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी अपना जो उसका काम था वो नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बॉडी को जब रिक्वायरमेंट है वो एंजाइम बनने देगी, नहीं रिक्वायरमेंट एंजाइम बनने नहीं देगी। तो ये हमने लैक ऑपरोन एंजाइम से इस प्रोसेस को समझ लिया। ठीक है, अब लैक्टोज जो सबस्ट्रेट था उसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था, इंड्यूसर, क्योंकि ये प्रोग्राम को, प्रोसेस को ऑन या ऑफ करवा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप इसको पूरा पढ़ सकते हो आराम से और आप इजीली इसको समझ सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट याद रखना, आई जीन से क्या बन रहा था, रिप्रेसर प्रोटीन, ये हमेशा बनेगा, इंड्यूसर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, दोनों कंडीशन में रिप्रेसर प्रोटीन तो बन रहा था। ठीक है, उसका ब्लॉकेज नहीं हो रहा था। ओके, चलिए। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और कई बार पूछ लेते हैं कि लैक ऑपरोन के अंदर रिप्रेसर है ना, प्रोसेस को रोकने का, एमआरएनए बनने नहीं देता, ये नॉर्मल कंडीशन है ना, तो इसको हम नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। लैक्टोज आएगा, अपना को डाइजेस्ट करने के एंजाइम बनाएगा और रिप्रेसर रोक रहा था एंजाइम बनने को, सो इट इज़ नेगेटिव रेगुलेशन। क्लियर हो गया। अब एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे, पिक्चर डायग्राम को समझेंगे, बनाएंगे खुद से, तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में।